हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल, आपके यूट्यूब चैनल टैलेंट हंट क्लासेज में। स्टूडेंट्स, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का आज लास्ट वीडियो एक्सरसाइज के हिसाब से यानी एक्सरसाइज 4.4 देखने जा रहे हैं। इसके बाद इसमें बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज बची जाएगी और इसके बाद अगर आपके कोई डाउट्स रहेंगे तो वो बचे होंगे। ठीक है, तो आज हम एक्सरसाइज 4.4 देखने जा रहे हैं और इसके बाद एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन हम लोग समाप्त कर चुके होंगे इस वीडियो के बाद। फिर उसके बाद बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपके डाउट्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, जिसमें हमें कुछ बेसिक पॉइंट्स पहले समझने हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को देखना शुरू करेंगे। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बताया था, डिस्क्रिमिनेशन से मत समझिएगा, भेदभाव नहीं। ये डी जिसकी वैल्यू क्या होती है b² - 4ac के बराबर, d = b² - 4ac। तो इसमें हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं नेचर ऑफ रूट, कि जो रूट्स निकलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो, अल्फा और बीटा अगर हैं तो उनके नेचर कैसे होंगे। वो रियल होगा कि इमेजिनरी होगा, वो इक्वल्स होंगे कि अनइक्वल होंगे, ये सब चीज़ें। तो वो डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ रूट डिपेंड्स अपॉन डिस्क्रिमिनेंट, दैट इज वैल्यू ऑफ d, दैट इज ऑन b² - 4ac। डिस्क्रिमिनेट नेचर ऑफ रूट एंड वैल्यू ऑफ रूट्स। अगर एक कॉलम बनाया है ऐसे हमने, डिस्क्रिमिनेंट यानी अगर d की वैल्यू, पहला केस है इफ d = 0, यानी अगर डिस्क्रिमिनेंट किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 0 होगा तो जो नेचर ऑफ रूट होगा वो होगा रियल एंड इक्वल। रूट्स जो निकलेंगे वो रियल होंगे और जो दो रूट्स होंगे वो दोनों इक्वल होंगे, अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू सेम आएगी। यानी तो अगर हम बात करें तो अल्फा = बीटा होगा और उसका वैल्यू आप लिख सकते हैं -b/2a। हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में कि अल्फा = -b, अल्फा = -b प्लस रूट में d/2a और बीटा = -b - d/2a। तो चूंकि d की वैल्यू 0 है तो रूट में d यानी 0, तो ये टर्म कैंसिल और ये भी टर्म कैंसिल। तो क्या वैल्यू आ रही है -b/2a -b/2a, यानी दोनों क्या है, सेम है। तो यही वैल्यू हो जाएगी वैल्यू ऑफ रूट्स। दूसरा केस, अगर d की वैल्यू >0 है, d की वैल्यू >0 है तो रूट्स रियल होंगे एंड डिस्टिंक्ट होंगे, मतलब अलग अलग। दो जो रूट निकलने वाले हैं अल्फा और बीटा, वो दोनों रियल रूट होंगे लेकिन दोनों की वैल्यू डिफरेंट होगी, डिस्टिंक्ट रूट्स। और उनका फार्मूला क्या होगा, अल्फा = -b प्लस रूट में d/2a एंड बीटा = -b - रूट में d/2a। ऐसे निकाल लेंगे हम लोग। तीसरा केस, इफ d इज लेस देन 0, d की वैल्यू अगर लेस देन 0 हो यानी निगेटिव में है, -5 -1 -2/3 कुछ भी निगेटिव में अगर आता है तो जो नेचर ऑफ रूट होगा वो होगा इमेजिनरी। और इमेजिनरी जब भी होगा तो डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ आप लिख दें वैल्यू ऑफ रूट डज नॉट एग्जिस्ट। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निगेटिव आती है तो रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे, यानी हमको उसके बाद सॉल्यूशन नहीं देना होगा। तो अगर ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे तो और बढ़िया होगा हमारे के लिए। बस लिख देंगे रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये आप टेबल याद कर लीजिएगा, लिख लीजिए। अब इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन देखेंगे एक्सरसाइज से। पहला क्वेश्चन है, फाइंड नेचर ऑफ रूट्स इफ रियल रूट्स एग्जिस्ट, फाइंड देम। कह रहा है पहले क्वेश्चन में कि पहले तो आप क्या करिए, नेचर बताइए कि जो रूट्स होंगे इसके, उसका नेचर कैसा होगा, और अगर वो रियल हैं, इफ रियल, अगर रियल हैं तो उनको
फाइंड करिए। तो पहला काम हमें क्या करना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ डी। तो अगर इसका कंपेयर करें हम लोग ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 से, तो यहाँ ए इक्वल्स टू क्या है 2, बी इक्वल्स टू -3 और सी इक्वल्स टू 5। तो डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बी स्क्वायर -4ac, बी स्क्वायर यानी -3 का होल स्क्वायर -4ac। सॉल्व करें तो 9 -4 2 जा 8 5 जा 4 2 जा 8 5 जा 40, यानी ये कितना आएगा -31। और -31 क्या होता है 0 से छोटा होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर डी इज लेस देन 0। अगर आपको याद है तो डी अगर लेस देन 0 होगा तो क्या होगा रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। सो रूट्स आर इमेजिनरी एंड डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो जब डज नॉट एग्जिस्ट कर रहा है तो फाइंड कहाँ से करेंगे, इसको फाइंड भी नहीं करना, यहीं पे छोड़ दिया। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सेकेंड, इसका सेकेंड पार्ट। ये फर्स्ट पार्ट था, सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या है 3x स्क्वायर -4√3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। जहाँ पे अगर कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से तो a इक्वल्स टू 3, b इक्वल्स टू क्या होगा -4√3 और c इक्वल्स टू 4। तो अब d की वैल्यू निकालें, b स्क्वायर -4ac, b स्क्वायर यानी -4√3 का स्क्वायर -4, a की जगह पे 3 और c की जगह पे 4। सॉल्व करें तो -4√3 का स्क्वायर माइनस प्लस 4 का 16 और √3 16 3 जा 48 माइनस 4 3 जा 12 4 जा 48 48 -48 यानी 0। तो d की वैल्यू जब 0 है देयरफॉर रूट्स कैसे होंगे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स कैसे होंगे रियल होंगे और इक्वल होंगे जब d की वैल्यू 0 है। तो अब देयरफॉर रूट्स क्या होंगे अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू -b/2a यानी -b। तो b की वैल्यू क्या है -4√3 है और 2a की वैल्यू कितनी है 3 है। 2 से ये कट गया 2 टाइम्स में -+ 2√3/3 यानी दोनों जो रूट होंगे उनकी वैल्यू क्या होगी 2√3/3 2√3/3। तो ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट। अब चलते हैं हम लोग इसका थर्ड पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है 2x स्क्वायर -6x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे भी सेम प्रोसेस से शुरू करेंगे। a की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2 है, b की वैल्यू क्या है -6 है, c की वैल्यू 3 है। तो d इक्वल्स टू क्या होता है b स्क्वायर -4ac, b स्क्वायर यानी -6 का स्क्वायर -4 a की जगह पे 2 और c की जगह पे 3। सॉल्व करें तो 6 का स्क्वायर 36 और 4 2 जा 8 3 जा 24। 36 - 24 क्या हो जाएगा 12, यानी ये क्या है ग्रेटर देन 0। और d की वैल्यू जब ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स आर कैसे होंगे जब d की वैल्यू 0 से बड़ी है तो रियल और अनइक्वल या डिस्टिंक्ट। रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। देयरफॉर अल्फा इक्वल्स टू -b प्लस √d/2a यानी b की वैल्यू -6 प्लस √d यानी रूट में 12/2a, a की वैल्यू 2 माइनस प्लस 6 हो जाएगा। प्लस 12 को जब फैक्टराइज करेंगे तो हम लिख सकते हैं 2√3/2 2 जा 4। ऊपर से अगर 2 कॉमन लेके डिवाइड कर दें तो बचेगा 3 प्लस √3/2, ये हमारा अल्फा हो गया। इसी तरह से अगर हम बीटा को फाइंड करेंगे तो आएगा 3 - √3/2। ठीक है, तो दोनों रूट्स आसानी से निकल गए। तो जब ऐसे क्वेश्चन देगा तो इतनी आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं होगा। बस सिंपली क्या करना है सबसे पहले a b c की वैल्यू लिख लेनी है इक्वेशन से, फिर डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। डिस्क्रिमिनेंट निकालने के बाद हमें अगर नेचर पता करना है कि नेचर कैसा होगा, d अगर 0 है तो ग्रेटर देन 0 है तो, और लेस देन 0 है तो। बहुत गर्मी हो रही है आज। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव रियल रूट। कह रहा है कि k की वैल्यू निकालिए और नेचर कैसा है रूट का, रियल रूट्स हैं और इक्वल हैं। यानी सेकेंड का पहला जो है क्वेश्चन
2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 2, b की वैल्यू क्या है k और c की वैल्यू क्या है 3। और क्वेश्चन में दिया है कि d क्या है 0। इक्वल रूट्स का मतलब क्या हुआ, d जो है वो 0, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू क्या है 0। तो b की वैल्यू रख दें तो k का स्क्वायर 4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3 इक्वल्स टू 0। तो k स्क्वायर और 4 2 जा 8 3 जा 24 उधर ट्रांसफ़र कर दीजिए तो k इक्वल्स टू क्या निकलेगा प्लस माइनस, और 24 का फैक्टराइज करें तो क्या लिख सकते हैं हम लोग 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24, तो ये दोनों बाहर हो जाएंगे यानी 2 और रूट में 6। तो k की वैल्यू क्या आ रही है प्लस माइनस 2 रूट में 6 अगर इक्वल रूट्स हैं तो। और इसी का सेकेंड पार्ट जो है x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर ले इक्वेशन को, तो kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है k है, b की वैल्यू क्या है माइनस 2k है और c की वैल्यू क्या है 6। तो सिंस d इक्वल्स टू 0 इसमें भी, देयरफॉर b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 है। तो b की वैल्यू क्या है यहाँ पे माइनस 2k, 4a की वैल्यू क्या है c और c की वैल्यू 6। 2k का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4k स्क्वायर, और ये 4 6 जा 24k। इसमें अगर 4k कॉमन ले लें तो क्या बचेगा k माइनस 6। अब हम लिख सकते हैं इफ़ 4k इक्वल्स टू 0 तो k इक्वल्स टू 0, एंड इफ़ k माइनस 6 इक्वल्स टू 0 तो k इक्वल्स टू 6। ये k की दो वैल्यू निकल रही हैं 0 और 6 इस कंडीशन में, लेकिन 0 जो है k की वैल्यू वो पॉसिबल नहीं होगा, बस k की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी 6। लेकिन क्यों, अगर यहाँ पे हम इक्वेशन में k की वैल्यू 0 पुट करें तो क्या आ जाएगा 0, पूरा ये टर्म क्या आ जाएगा 0 और प्लस 6 इक्वल्स टू 0, यानी 6 इक्वल टू 0। इज इट पॉसिबल, क्या ऐसा पॉसिबल है कि 6 जो 0 के इक्वल हो जाए, नहीं ना। यानी k की ऐसी वैल्यू रखने पे क्या आ रहा है विरोधाभास, अपोजिट, कंट्राडिक्शन हो रहा है, यानी ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे k की वैल्यू क्या होगी 6 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, अब चलते हैं हम लोग इसी का थर्ड क्वेश्चन, एक्सरसाइज 4.4 का थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है ये, लेकिन इसमें और भी टफ क्वेश्चन आप RS से लगाइए। मैं आपसे बार बार बोलता हूँ कि साइड बुक को भी देखते रहिए, क्योंकि बस NCERT देखने से सब कुछ सॉल्व नहीं होता है, क्योंकि NCERT में बहुत कम क्वेश्चंस दिए हुए हैं। RS में इस वैरायटी पे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए रहेंगे जो आपके दिमाग को और खोलेगा। तो प्लीज़ refer to RS Agrawal also simultaneously, and if possible, if you have previous year question paper, then go to that also. Otherwise, I am there to see the previous year questions also. So let's move to question number 3. क्वेश्चन क्या है पहले पढ़ें। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव whose length is twice its breadth and the area is 800 मीटर स्क्वायर, if so find its length भी। कह रहा है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप बनाएं जिसमें उसका लेंथ जो है ब्रेथ से डबल हो और उसका एरिया 800 मीटर स्क्वायर है, और अगर पॉसिबल है तो लेंथ और ब्रेथ बताइए कि कौन सा ऐसा पॉसिबल। तो हमने पहले मान लेना है कि लेट ब्रेथ भी x, लेट ब्रेथ इक्वल्स टू x, देन लेंथ इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2x, क्योंकि डबल है उसका है, और एरिया इक्वल्स टू क्या दिया है 800 मीटर स्क्वायर, 800 मीटर स्क्वायर, और एरिया इक्वल टू क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी x इंटू 2x स्क्वायर, 2x इक्वल्स टू 800, यानी 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 800। 2 से डिवाइड कर दें तो x स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 400, तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा प्लस माइनस 20। तो चूंकि यहाँ पे x जो क्या है वो ब्रेथ है, और ब्रेथ कभी निगेटिव नहीं हो सकता, देयरफॉर b इक्वल्स टू 20, माइनस 20 नॉट पॉसिबल, क्योंकि डायमेंशन किसी का भी निगेटिव नहीं हो सकता। ब्रेथ इक्वल्स टू 20, देयरफॉर लेंथ इक्वल्स टू 2 इंटू 20 यानी 40, तो ये 40 मीटर और ये 20 मीटर, तो लिख देंगे देयरफॉर इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज 40 मीटर एंड ब्रेथ इज 20 मीटर। ठीक है, वैल्यू निकल गई यानी पॉसिबल है, वैल्यू नहीं निकलता यानी पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे।
क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है भाई, कौन सा भूकंप है? आग लगा देंगे हम लोग इस गर्मी भी, भले से और गर्मी बढ़ जाए तो क्या हुआ, पंखा नहीं चलाएंगे नहीं यहाँ चल रहा है, मज़ा आता है जब कोई काम करो मन से और गर्मी हो रहा हो उसी में मज़ा आता है ना? हमें तो आता है, आप अपना बताइए आता है कि नहीं। इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन परसेंटेज। कह रहे क्या कि ऐसा पॉसिबल है, अगर पॉसिबल है तो परसेंटेज बताइए। पॉसिबिलिटी क्या पूछ रहा है? द सम ऑफ द एजेज ऑफ टू फ्रेंड इज 20 ईयर्स। दो दोस्तों का एज का सम जो है वो 20 साल है, ठीक। और 4 ईयर्स एगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेज वाज 48 ईयर्स। और 4 साल पहले दोनों का एज का जो प्रोडक्ट था वो 48 ईयर्स था। तो क्या है पॉसिबल है? तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट प्रेजेंट एज, कब भी क्या मानते हैं हम लोग? प्रेजेंट एज ऑफ वन फ्रेंड इक्वल्स टू x ईयर्स। देन प्रेजेंट एज ऑफ अदर फ्रेंड क्या हो जाएगा? चूंकि दोनों का सम 20 है तो एक x है तो दूसरा क्या हो जाएगा? 20 माइनस x ईयर्स, ठीक। अब 4 ईयर्स एगो एज ऑफ वन फ्रेंड क्या हो जाएगा? उसमें से 4 कम, और सेकेंड का क्या हो जाएगा? सेकेंड फ्रेंड का जो था उसमें से भी 4 और कम, यानी 16 माइनस x ईयर्स हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा था क्वेश्चन में कि दोनों का प्रोडक्टवा जो है ना वो क्या है? 48वां है, यानी x माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स इक्वल्स टू 48। अब इसको सॉल्व करें तो x का 16x, x का x में तो x स्क्वायर, 4 का 16 में तो 64 और 4 का x में तो 4x, एक माइनस 48 इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करें तो माइनस एक्स स्क्वायर, 16x और 4x यानी 20x, और माइनस 64 और माइनस 48 कितना हो जाएगा? 112 इक्वल्स टू 0। पूरे में माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल्स टू 0। अब जब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया तो पता करना है कि ये पहले पॉसिबल है कि नहीं। तो हम क्या करें? d की वैल्यू निकाल लें, और अगर d की वैल्यू निगेटिव आती है तो ये पॉसिबल नहीं होगा। तो d इक्वल्स टू क्या होगा? b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर यानी माइनस 20 का स्क्वायर, 4 a की वैल्यू क्या है? 1 और c की वैल्यू 112, माइनस 20 का स्क्वायर 400 माइनस 112 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 448, यानी कितना ये है? माइनस 40, और जो कि लेस देन 0, यानी d लेस देन 0, देयरफॉर इट इज़ नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल ही नहीं है कि दो दोस्त जिनका एज का सम अभी 20 साल है और 4 साल पहले उनका एज का प्रोडक्ट 48 हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसमें हम लोग एज फाइंड आउट भी नहीं करना है। जब पॉसिबल नहीं है तो हम कहाँ से करेंगे भाई? जो चीज़ पॉसिबल है उसको करेंगे ना, जो चीज़ पॉसिबल नहीं है उसको कहाँ से करेंगे? हम लोग उसका जाके एज नहीं चेंज कर देंगे दोनों का, तो इसको फाइंड आउट नहीं करना है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो एंड ऑल्सो द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, आखिरी किल। चलिए देखते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। पहले क्या है क्वेश्चन? इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, सो इफ सो फाइंड इट्स लेंथ। कह रहे क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक रेक्टेंगुलर पार्क हो, उसका पेरीमीटर 80 मीटर हो, एरिया 400 मीटर स्क्वायर हो? अगर हाँ ऐसा पॉसिबल है तो बताइए लेंथ ब्रेथ उसका। भाई हम बनवा दे रहे हैं एक रेक्टेंगुलर पार्क, है ना। आपके सजेशन हमें नहीं मिल रहे हैं इस समय, हमें आपके सजेशन की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि बिना आपके सजेशन के, बिना आपके कमेंट्स के, बिना आपके अप्रिसिएशन के हम कुछ नहीं हैं। आपकी मोटिवेशन की, आपकी एनर्जी की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो मिलता है आपके कमेंट्स के थ्रू, आपके लाइक्स के थ्रू, आपके शेयर के थ्रू। तो ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों को करिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमें एनर्जी दीजिए, ताकि हमें जब एनर्जी मिलेगी तभी तो हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके लिए ले आ पाएंगे, ठीक है। तो प्लीज़ इन चीज़ों का ध्यान रखिए, हमें एनर्जी देते रहिए, क्योंकि गर्मी में सारी एनर्जी निकल रही है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगर हमने मान लिया कि इसका लेंथ और ब्रेथ x और y, लेंथ हमने मान लिया x, ब्रेथ y,
तो एरिया इक्वल्स टू कितना दिया है 400 मीटर स्क्वायर। एरिया इक्वल्स टू 400 मीटर स्क्वायर, यानी x इंटू वाई इक्वल्स टू 400, यानी y इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं 400/x। एंड पेरीमीटर इक्वल्स टू कितना दिया है 80। तो पेरीमीटर इक्वल टू क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ, 2 से डिवाइड कर देंगे तो x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 40। अब इक्वेशन 1 से y की वैल्यू यहाँ पे हम लोग पुट कर सकते हैं, यानी x प्लस वाई की जगह पे 400/x इक्वल्स टू 40। यहाँ पे बगलिया में लिख दीजिए ना कि फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 का हेल्प लिए हैं हम लोग। आप एलसीएम ले लीजिए या फिर पूरे में x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, ये हो जाएगा 400 और ये हो जाएगा 40x। 40x को भी बुला लीजिए इधर, बेचारे को उधर अकेले क्यों छोड़ रहे हैं, तो -40x प्लस 400 इक्वल्स टू 0। तो पहले हम d की वैल्यू निकाल लें ताकि पता चल जाए पॉसिबल है कि नहीं। पता चल जाएगा तो निकालेंगे आगे, नहीं तो छोड़ देंगे। देयरफॉर d इक्वल्स टू b स्क्वायर यानी -40 का स्क्वायर -4, a की जगह पे क्या है 1 और c की जगह पे 400। तो -40 का स्क्वायर 1600, -4 4 जा 1600, दोनों की वैल्यू 0। देयरफॉर d की वैल्यू जब 0 है, देयरफॉर रूट्स आर कैसे हैं, रूट्स कैसे हैं, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो रूट्स रियल भी होंगे और इक्वल होंगे, तब रूट्स की वैल्यू क्या हो जाएगी अल्फा इक्वल्स टू बीटा, यानी b/-b/2a, -b यानी b की वैल्यू क्या है -40, तो -40/2 और a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 है, तो +40/2 यानी 40। यानी ऐसा पार्क पॉसिबल है जिसका लेंथ भी 20 मीटर हो और ब्रीथ भी 20 मीटर हो और उसका पार्क का एरिया कितना हो 400 मीटर स्क्वायर। तो लिख देंगे देयरफॉर इट इज पॉसिबल। इज इट इज पॉसिबल। पॉसिबल जो भी होगा उसको तो हम लोग पॉसिबल कर लेंगे, लेकिन जो इम्पॉसिबल है उसको पॉसिबल बनाना ज़्यादा ज़रूरी होता है ना स्टूडेंट्स। तो इसी के साथ एक्सरसाइज समाप्त हुआ, ये चैप्टर समाप्त हुआ। अब प्रोबेबिलिटी शुरू करें या इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लाएं, प्लीज़ सजेस्ट करिए, कमेंट करके बताइए। बाय बाय, पढ़ते रहिए। समर वेकेशन में अच्छे से तैयारी कर लीजिए ताकि जो भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उसमें आपका अच्छा मार्क्स आ जाए, क्योंकि मार्क्स आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगा। जब एनर्जी आपको मिलेगा तो और आप आगे पढ़ पाएंगे। जैसे हमें आपका प्यार जैसे मिलता है जितना ज़्यादा, उतना ही ज़्यादा हम वीडियो बनाने में एक्टिव होते हैं। जब कम मिलता है तो थोड़ा सा एक्टिवनेस कम होता है ना। ठीक है, बाय बाय।